देखो कि सिद्ध कीजिए, दिखाइए। केमिस्ट्री है बाबू, केमिस्ट्री का डेरिवेशन आपको 3, 2, 5, 6, 7 ठू करना है। बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन होता है केमिस्ट्री का। दिखाइए सरल घन एकक कोष्ठका में 52% की संकुलन दक्षता होती है। दिखाइए कि सरल घन एकक कोष्ठका में 52%, सरल घन एकक कोष्ठका में 52% की संकुलन दक्षता होती है। so that packing fraction in simple cubic unit cell is 52%. so that packing fraction in simple cubic unit cell is 52%. ये कितने तुम लोगों को पता होगा ना, सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 52, बीसीसी में 68 और एफसीसी में 74। तो ये प्रूव करके आपको दिखाना है। बात नहीं जी, आपको कौन से क्यूब की बात कर रहा है? सिंपल क्यूबिक। आप सिंपल क्यूबिक एक बनाओगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, जिसको हम एससी कहते हैं या सरल घन एकक कोष्ठक कहते हैं, इसके सभी कोनों पर क्या रखा रहता है? एटम। ऐसा क्यूब जिसके ऑल कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एससी। अब इसमें तुम्हें ये बताना है, मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है, तो आपको दो चीजें निकालना होता है। पहला नंबर तो एससी में आप पढ़ रहे हो, तो एससी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? परमाणु की संख्या 8 परमाणु रखे रहते हैं बाबू, तो वो 8 जालक बिंदु है, लेकिन 1/8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 1 परमाणु होता है सिंपल क्यूबिक में। तो आपको 1 परमाणु का आयतन निकालना रहता है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। यहाँ हमने निकाला नंबर ऑफ एटम, किसमें? एससी में। जब नंबर ऑफ एटम आपको मिल गया तो जितने एटम मिले उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है? 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आ जाएगा 4/3 पाई आर। और आपको ये लास्ट में घन का आयतन, आपके एटम का आयतन और पूरे क्यूब का आयतन। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। और आपने पढ़ा होगा एससी में एक रिलेशन ए बराबर, तो ये चीज़ें यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 2r का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब 8 और r क्यूब। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, जिसको हिंदी में संकुलन दक्षता कहते हैं, कि कितने में एटम भरा है, ये होता है आपका जितना एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे जितना नंबर पाए, और टोटल आयतन इंटू परसेंटेज ऐसे निकालते हो ना, कितना नंबर मिला, कितने में मिला, इंटू 100। आर क्यूब 4 क्यूब, तो बचेगा 4/3 और 8 भी नीचे है। अरे 4/3 और 8 भी है, बगल में पाई है 22/7 और बगल में 100 है। 4 दूनी, फिर 2 से यहाँ कितना कर दोगे? तो 1100 का गुणा और 7 त्रिक भाग दोगे 52 कुछ परसेंट आएगा 4 और, तो लगभग 52% लिख देना। बाबू परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 लेते हैं ना।
सिंपल क्यूबिक में कभी भी प्रूव करने के लिए भी दो को पिछले वाले या पिछले साल के पेपर में BCC का पूछा था कि उसको प्रूव करके दिखाओ 68%, और तीनों के तीनों सेल में आपको इसी तरह करना होता है, बस थोड़ा सा उनमें रिलेशन और परमाणुओं की संख्या बदलती रहती है। ये लिखा है इन SC नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड पैकिंग फ्रैक्शन। हाँ, इसी प्रोसेस पे तीनों निकलता है, लेकिन अब तीनों में बदल जाता है, रिलेशंस बदलते हैं, नंबर ऑफ एटम बदलते हैं, तो परसेंटेज भी बदल के आता है। अगला देखा जाए, सेकंड लिखोगे, काय दिखाइए कि काय केंद्रित घन एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता 68% होती है। काय केंद्रित घन एकक कोष्ठका, काय केंद्रित घन एकक कोष्ठका, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, दिखाइए काय केंद्रित घन एकक कोष्ठका में संकुलन दक्षता 68% होती है। सो डैट पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पूरा नाम लिख सकते हो, एज 68%, 61 नहीं, वो 68, 68%। So that the packing fraction in body centered cubic unit cell is 68%। करें जी, इस बार किस में निकाला जाएगा, BCC में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें एटम सभी कॉर्नर पे होता है और एक सेंटर पे होता है, और इसमें रिलेशन क्या चलते हैं, √3a = 4r, यही चलता है ना। एटम के नंबर कितने होते हैं, 8, कॉर्नर वाले 1/8 देंगे और जो सेंटर में वो पूरा देगा, तो कितने एटम हो जाते हैं। तो हम कितने एटम का वैल्यू निकालेंगे, 2 एटम का वैल्यू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8/3। ये तो वॉल्यूम का क्यूब A क्यूब ही होता है, बट यहाँ 2r नहीं रखोगे, A बराबर कितना हो जाएगा, 4r/√3। 4 का क्यूब होता है 64, r³ बटे √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का तरीका सेम, कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम 8/3 πr³ डिवाइड बाई टोटल क्यूब का वॉल्यूम 64/3 r³ और गुणे r³ से r³, 3 से नीचे 3 कैंसिल, 8 8, ये ऊपर पलट जाएगा तो √3/8 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है और 100। अगर हम इसमें गुणा करें तो √3 का वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो 1.73 अगर लिया जाए तो 1.73 में जब गुणा करोगे तो 173 बन जाएगा, और गुणे 22 है और बटे नीचे 8 7 56, नीचे 56 आ रहा है। अब इसको भाग दोगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, मतलब BCC में क्या बदला, ये रिलेशन बदल गया, ये फिगर बदल गया, नंबर ऑफ एटम 2 हो गए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होने लगा, और यहाँ पे रिलेशन की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया। सो इसमें आपको पता है कि BCC ज़्यादा मजबूत होता है SC से, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में खाली जगह ज़्यादा होता है, 48% खाली होता है, सिर्फ 52% भरा है, जबकि इसमें केवल 32% खाली है, 68% भरा है। अगला FCC के लिए करें, लिखोगे, दिखाइए फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता 74% होती है। दिखाइए फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता 74% होती है। सो डैट द पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या शॉर्ट फॉर्म में FCC, एज 74%। सबसे ज़्यादा तक अभी तक जो मिला वो कितना मिला है, 74, मतलब 74 से ज़्यादा वाला पैकिंग फ्रैक्शन अभी तक दुनिया में मिला ही नहीं। मतलब कितना % खाली रहता है, 26। लेकिन ये खाली नहीं है, आपको हमने वो पहले क्लास में बताया था ना, वहाँ पे डार्क मैटर भरा हुआ है जो कि हम लोग जान नहीं पाते हैं, उसी की खोज चल रही है।
एफसीसी आपको पता होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स होते हैं वो ऑल कॉर्नर पे होते हैं और सभी फेस सेंटर पे होते हैं। हमारे क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6। आपको पता होगा, ये जैसे सभी कोनों पे एटम डाल दो और सभी दीवार के बीच में एक एक ठो डाल दो, तो डेट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक बन जाएगा। इसमें एटम्स रिलेशन क्या हो जाता है? √2a = 4r। एटम के नंबर 8 कॉर्नर वाले देते हैं 1/8 और 3 फेस सेंटर वाले 6 फेस सेंटर वाले 1/, आधा आधा देते हैं ना। दीवार पे रखोगे तो आधा इधर आएगा आधा उधर जाएगा, तो मिला जुला के कितना मिलेगा? 4 एटम। पहले तो नंबर ऑफ एटम तुम्हें याद रहना, एससी में 1 आया, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 एटम होते हैं। रिलेशन वहाँ a = 2r, बीसीसी में √3a = 4r और यहाँ पे √2a = 4r। तो यहाँ पे कितने एटम का निकाला जाएगा? 4 एटम का। 4 एटम का निकालोगे 4 चौक, यहाँ 16 आएगा। ये तो a क्यूब होगा बट यहाँ पे √2 डालोगे क्योंकि a = 4r/√2 है, तो यहाँ कितना आएगा? 4 का 64 r³ और 2√2 आ जाएगा। इसको रख के सॉल्व कर दोगे तो आपको 74% मिलेंगे। टोटल वैल्यू 16/3 πr³ बटे 64/2√2 r³ इंटू 100। r³ से r³ 16 चौक को तो 4, इसको अगर पलटोगे तो ऊपर 2√2 बन जाएगा, नीचे 4 तियां यहाँ आएगा ना, और 22/7 बगल में है और 100 बगल में है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको कट करें तो 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये 11 कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 3। 1100 का गुणा 1100 और गुणे √2 का मान होता है 1.414 बटे नीचे 7 × 21 भाग दे के देख लो 74% आ रहा है। तो एससी में 52% की पैकिंग फ्रिक्शन है, बीसीसी में 68 की है और एफसीसी में 74 की है। ऐसी बातें आपको पहले स्टेटमेंट में लिखाया गया है। आज इसको हम लोग ड्राइव करके देख रहे हैं कि वो कहाँ से आया था। एटम के नंबर में एससी में 1 एटम है, बीसीसी में 2 है, एफसीसी में 4 है। रिलेशन उसमें a = 2r है, बीसीसी में √3a = 4r है और एफसीसी में √2a = 4r है। लैटिस पॉइंट देखोगे तो बीसीसी एससी में 8 है, बीसीसी में 9 है, एफसीसी में 14 है, अर्थात 14 जगह एटम रखे हुए हैं। ये एटम्स फिगर में दूर दूर दिखाए गए हैं ताकि आपको क्लियर हो। सटे होते हैं, मतलब एकदम क्लोज होते हैं, तो एटम्स फेस सेंटर टू कॉर्नर टच में रहते हैं, लेकिन हम फिर भी दूर दूर इसलिए दिखाए ताकि फिगर में समझ में आए। ऐसा नहीं आप सोच सकते कि सब बीच बीच में दूर दूर हैं, सटे हैं सब। तो ये 3 प्रूविंग आपको सॉलिड स्टेट्स रखना है और डाटा भी याद रखना है कि किसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, कितने आइटम्स हैं, क्या रिलेशंस हैं। हाँ, कॉर्नर पे रखने पे वो 8 रूम में चला जाता है थोड़ा थोड़ा, तो 1/8 का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। दीवार पे रखने पे वो 2 रूम में जाता है। जैसे इस दीवार पे रखोगे तो इसमें आएगा उसमें जाएगा, दीवार पे एटम रखोगे स्फेयर तो आधा अपने में आएगा आधा उसमें जाएगा, तो हमें आधा मिलता है। अब चूंकि 6 दीवार पे रखा गया है तो 3 ठो अपने अंदर मिल जाएगा आधा आधा। हो गया वो। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें आपको रासायनिक बलगतिकी में जानते हो कई ऑर्डर का रिएक्शन हमने पढ़ा। शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आपको पता होगा कि उनकी डिफिनीशन बहुत आसान है। हम लोग क्या बताते थे? वो अपक्रिया जिसकी दर अभिकर्मक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन व्हिच रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड 0 ऑर्डर रिएक्शन। या हम चेंज कर दें कि वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकर्मक की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करती है उसे हम प्रथम कोट का कहते हैं। 2 घात पर निर्भर करेगी द्वितीय कोट का, 3 घात करेगी तो हम लोग ये बता सकते हैं कि द रिएक्शन दैट रेट्स या व्हिच रेट इज डिपेंड ऑन द 1 पावर ऑफ concentration of reactant is called first order reaction, 2 power of
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह हम नेचुरली बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो जो इसमें स्पेशली है वो है शून्य और प्रथम। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए आपको फार्मूला निकालना होता है, वो भी दो फार्मूला। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिफिनीशन से काम नहीं चलेगा, डिफिनीशन के साथ साथ इससे न्यूमेरिकल भी करे जाते हैं। और एक प्रथम कोट की अपक्रिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आपको पता होगा एक जगह हम फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाए थे, वहाँ बताए थे रेडियो एक्टिविटी किसके जैसा होता है? प्रथम कोट की अपक्रिया के जैसा होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कोई आप कंसीडर करते हो तो उसमें दो चीज़ें निकालोगे, एक तो उसका मेन फार्मूला जिसको हम एक्सप्रेशन या व्यंजक कहते हैं, और सेकेंड उसका हाफ लाइफ। तो हम दोनों निकाल के दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे। लेट्स मतलब माना ए गिव्स आउट प्रोडक्ट इज ए जीरो ऑर्डर, बात नहीं बाबू, हम मान लेते हैं कि ए गिव्स आउट प्रोडक्ट जो है ये आपका क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल ए पे पावर कितना जाना चाहिए? ये तो जान रहे हो ना। डिफिनीशन कहता है कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन के जीरो पावर पे प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 पावर पे, सेकेंड ऑर्डर होगा तो अगर ये मान लेते हैं, आपने कंसीडर कर लिए हैं, माना कि ये जीरो कोट की अपक्रिया है, तो इसके अपक्रिया की जो दर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो इस पे पावर कितना होगा? आपने ये भी सुना होगा कि ए को देख के अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, dA/dt लगाएंगे, कोई नंबर होता तो भी 1/2 करते हैं। अगर याद आ रहा होगा तो आपको वहाँ हमने बताया होगा कि कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्टेंट को देखकर माइनस लगा के लिखते हैं, जबकि प्रोडक्ट को देखकर प्लस लगा के लिखते हैं। याद आ रहा है? A + B गिव्स आउट C + D करके बनाते थे तो -dA/dt बराबर होता था -dB/dt बराबर होता था +dC/dt। जो प्रोडक्ट में जाते थे तो फॉर्मेशन की वजह से प्लस पॉजिटिव देते थे। तो हम यहाँ पे अगर रिएक्टेंट को देख के बताएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? -dA/dt प्रोपोर्शनल टू A पे पावर। आपने पता होगा कि अगर कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तुरंत एक कांस्टेंट मारना पड़ेगा जिसको हम के कहते हैं, A पे पावर। और यहाँ बताएंगे जहाँ के क्या है? रेट कांस्टेंट हम डाल देते हैं। अब अगर आपको ये भी तो मैथमेटिक्स बताता होगा कि किसी पे पावर अगर 0 चल जाए तो तुरंत 1 हो जाता है, ओके में 1 का मल्टीप्लाई, ये एक एक्सप्रेशन होता है जीरो ऑर्डर के लिए। एक्सप्रेशन है रेट लॉ, जिसको रेट लॉ कहते हो। जीरो ऑर्डर का रेट लॉ क्या होता है? यही होता है -dA/dt = k। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा? आल्सो dA/dt = -k, माइनस को उधर किए हैं, dA = -k dt को मल्टीप्लाई करा दिए। इंटीग्रेशन आपने बचपन से सुना है कि किसी भी छोटे चीज़ों को जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। जब टाइम 0 रहता है तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 रहता है, जब आपका टाइम t हो जाता है तो आपका फाइनल कंसंट्रेशन A हो जाता है। A0 इज द इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता, A इज द फाइनल अंतिम सांद्रता। dA का इंटीग्रेशन A होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। क्यों? जैसे इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है, अभी फिजिक्स में भी आया था, बीच में 1 लिखा रहता ना, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ A0 और यहाँ -k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर कर दिया तो बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन t बन जाएगा dt के रिलेटिव। या dx रहता तो x बनता, dt रहेगा तो t बनेगा, dA रहेगा तो a बनेगा। 0 से आपको पता होगा इसमें कैपिटल C नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। इंटीग्रेशन वाले अक्सर जानते होंगे कि जहाँ लिमिट चलता है वहाँ कैपिटल C नहीं जोड़ा जाता, आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ लिमिट रखने का तरीका क्या होता है? लिमिट रखने का तरीका क्या है? फाइनल माइनस A - A0, पहले A डालेंगे माइनस = -k, पहले t डालेंगे -0, t - A - A0 = -kt। A0 इस तरह ले जाओ तो A बराबर
ए नाट प्लस हो जाएगा और माइनस, अभी एक दिन न्यूमेरिकल लगवा रहे थे तो ये फार्मूला यूज में आया था, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ये फार्मूला है, क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये रेट लॉ है, ये फार्मूला है। सपोज कर लो फॉर हाफ लाइफ, हम इसके हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, अर्धायु। अर्धायु का डिफिनीशन बताया गया होगा कि वो टाइम इंटरवल जिसमें आधा रिएक्शन पूरा हो जाए, अगर वो आधा रिएक्शन पूरा कर देता है तो उसका टाइम पक्का है, क्या बन जाएगा, लेकिन तब उस समय जो बचेगा, ए बचेगा, वो ए नाट बाई बचा हुआ मात्रा जो प्रारंभिक मात्रा उसका आधा होगा, मतलब फाइनल जो बचेगा उस समय वो इनिशियल का क्या बचना चाहिए, क्योंकि आधा पूरा हो जाना चाहिए तो आधा बचना चाहिए। आपका टाइम टी हाफ बन जाता है जब बचा हुआ कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। इसे हम मेन इक्वेशन में डाल दें तो क्या बन जाएगा, ए के जगह ए नाट बाई टू इक्वल टू ए नाट माइनस के, और टी के जगह टी हाफ, और ए के जगह ए नाट बाई टू, इसको इधर कर दोगे तो के इंटू टी हाफ इक्वल टू ए नाट माइनस ए नाट बाई टू। आपको k इंटू टी हाफ इक्वल टू आधा घटाओगे तो आधा बच जाएगा, k उधर कर दोगे तो टी हाफ बराबर ए नाट बाई टू के। दैट इज द फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कितने फार्मूले हुए, एक तो मेन फार्मूला और एक हाफ लाइफ का फार्मूला। ये रहता है रेट लॉ, ये डेरिवेशन से इनके न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पे लगाए जाते हैं। लेकिन कब लगाओगे, जब रिएक्शन कैसा होगा, जीरो ऑर्डर। सेम फर्स्ट ऑर्डर भी समझ लो तब नोट करना। हम यहाँ क्या करेंगे, लेट ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, हिंदी में लिखना चाहते हो माना ए गिव्स आउट उत्पाद एक प्रथम कोट की अपक्रिया है, इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मान लिए कि ये रिएक्शन एक प्रथम कोट की अपक्रिया है, तो अपक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए पे पावर, क्योंकि जैसे जीरो ऑर्डर अगर आपने माना था तो जीरो था, फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट आएगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए यही लिखोगे माइनस डी ए बाई प्रोपोर्शनल टू, यहाँ ए पे पावर वन कोई दिखाता नहीं है, एक पावर हाइड होता है, छिपा होता है, तो माइनस डी ए बाई अगर डी टी इक्वल टू कर दे तो यहाँ के लगा देंगे और ए रहेगा। दैट इज द रेट लॉ वेयर, जहाँ के क्या है, रेट कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम, जैसे इसका रेट लॉ होता है तो ए नाट पे ए पे जीरो होने की वजह से वो गायब हो जाता है, लेकिन वहाँ पे गायब नहीं होगा, वो रहेगा। तो यहाँ रेट लॉ ये होगा, ये क्या है, रेट लॉ, दर नियम, और ये भी यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ है। क्लियर, रेट लॉ तक बताते कब हो, जब खाली डिफिनीशन बताते हो। बताएंगे वो अपक्रिया जिसकी दर उसकी अभिकर्मक की सांद्रता के एक घात के अनुकर्मानुपाती होता है, प्रथम कोट की अपक्रिया कहलाता है, तब इतना बता के छोड़ देते हैं। ठीक ठाक लगेगा, खाली हिंदी लिख के आओगे तो ही इतिहास जैसा लगेगा, केमिस्ट्री लगेगा ही नहीं, केमिस्ट्री लिखे हो भाई, केमिस्ट्री है तो कुछ केमिस्ट्री के जैसा लगना चाहिए। हिंदी से लिख के केमिस्ट्री नहीं चलती है, इसको लिख के चले आओ, हिंदी छोड़ दो तो बेहतर है, लेकिन हिंदी लिख के चलो। अब रिएक्शन में हिंदी लिख दो, ये इससे अपक्रिया करने के बाद ये बनता है, रिएक्शन में ना लिखो तो मज़ा नहीं है ना, वो से बढ़िया रिएक्शन में लिख दो, हिंदी ना लिखो। तो ये चीज़ें आपको शो कर रहा है, लिखने से काफ़ी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होती है, नंबर बेहतर मिलते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हम लोग फिर आल्सो करके इसको बढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। ध्यान से देखो, हम माइनस के को उधर भेज दिए, ए को इधर भेज लिए, तो डी ए बाई ए हो जाएगा कि नहीं, और माइनस उधर गया तो माइनस के और डी टी भी उधर गया, ऐसा हो सकता है। डी टी को वहाँ भेज दिए, ए को इधर भेज लिए और माइनस को उधर कर दिए। इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, जब टाइम जीरो तो इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम टी तो फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन किसका है, ये 1/dx बाई एक्स है और log x होता है। आपने सुना होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तुरंत log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a। लिमिट क्या डालोगे, a नाट से a, और यहाँ माइनस के बाहर ले लोगे तो इसका इंटीग्रेशन फिर पहले जैसा t होगा। लिमिट क्या डालोगे, 0 टू, लिमिट डालने पे यहाँ पहले आएगा log a और माइनस log a नाट। आपको पता होगा ई बेस पे चलता है, इंटीग्रेशन ई बेस पे काम होता है, इक्वल टू माइनस के t माइनस 0। आप माइनस इधर ले आओ तो ये आगे आ जाएगा। अरे पहले a डाले थे, बाद में माइनस करके a नाट डाले थे, लेकिन ये माइनस इधर लाओगे तो log e बेस टू a नाट पहले और log e a बाद में, माइनस का आके गुणा हो गया तो यहाँ बचा खाली के टी। आपको पता होगा log m बाई n अगर लिखा हो तो log m बटे n हो जाता है। log m माइनस log n अगर हो तो log m बाई n हो जाता है। क्लास 7th में जाना पड़ेगा।
दैट इज log E A नॉट बाई m बाई n इक्वल टू KT। आपने सुना होगा कि अगर हम इसमें K को इधर कर दें तो T बराबर आगे 1/K log A नॉट बाई A। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम मैथमेटिक्स लगाते हैं तो ई बेस पे हमारा लॉग की वैल्यू याद नहीं होती, उसे 10 बेस में लाना होता है और ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसी भी लॉग में ई बेस में अगर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुरंत 10 बेस में चला जाता है। मतलब अब कितना बेस चलेगा? क्यों 10 बेस में बदल लिए? क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय हमें जो log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू पता है वो 10 बेस पे पता है, तो इसलिए हम उसे 10 बेस में कन्वर्ट करके रखते हैं। दैट इज योर फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता होगा रेडियो एक्टिविटी में भी यही फार्मूला है, बस वहाँ यहाँ लेमडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लेमडा। यहाँ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और वहाँ क्या कांस्टेंट है? बिंगटन स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं, या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या डीके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। डीके होता है वहाँ पे, लेकिन एकदम सेम तरह का डिफिनेशन बनते हैं। फॉर हाफ लाइफ, अगर आप हाफ लाइफ पढ़ रहे हो तो आपको पता है अर्धायु वह टाइम इंटरवल जिसमें आधा रिएक्शन पूरा हो जाए उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ के लिए आपको अगर टाइम बात किया जाए तो टी हाफ बन जाता है, लेकिन कब? जब बची हुई अमाउंट फाइनल A नॉट बाई 2 हो जाए। अगर इस डाटा को हम इसमें पुट कर दें देन टी हाफ यहाँ बन जाएगा 2.303 बाई K log 10 बेस टू A नॉट अपान A नॉट बाई A के जगह A नॉट बाई 2 डालेंगे, A नॉट से A नॉट 2 ऊपर जाएगा तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई K इंटू log 10 बेस टू। इसकी वैल्यू हर किसी को पता होगा, नहीं पता? log 2 की वैल्यू नहीं पता तो केमिस्ट्री तो दूसरी छोड़ देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बम्पर आता है log 2 की वैल्यू 0.3010 3010 बटे के। जब गुणा कर दोगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं, वो आपको याद हो जाना चाहिए 693। दैट इज योर फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पहले तो ये दिमाग लगाना है कि आप ऐसा नहीं है कि जीरो ऑर्डर में उसका फार्मूला डाल दो या फर्स्ट ऑर्डर में इसका डाल दो, दोनों का अपना अलग अलग फार्मूला है, दोनों का अपना अलग अलग डिफिनीशन है, दोनों का अपना अपना रेट लॉ है और दोनों का अपना अपना हाफ लाइफ है। हाँ, मीनिंग सेम है कि यहाँ भी रेट कांस्टेंट है, के यहाँ भी रेट कांस्टेंट है, ए नॉट यहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नॉट वहाँ भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए यहाँ फाइनल है, ए वहाँ भी फाइनल है, के यहाँ रेट कांस्टेंट, के वहाँ रेट कांस्टेंट, टी यहाँ टाइम, टी वहाँ टाइम, टी हाफ लाइफ वहाँ भी टी हाफ लाइफ। एक चीज़ आप ध्यान से देख रहोगे कि इसमें जो टी हाफ आया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ जो टी हाफ आया उसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑप्शनल कि which order of the reaction the half life is not depend on the initial concentration। वह कौन सी कोट की क्रिया है जिसका अर्धायु उसके प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता? तो कौन है? हाँ, वो खाली रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना, ये नहीं करता कि आप कितना लोगे। अर्थात 10 किलो लोगे, आधा होने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो 100 किलो लोगे तब वो आधा होने में 1 घंटा लगेगा। आगे कितना लोगे इससे मतलब उसको नहीं है। दोनों डेरिवेशंस आपके अलग अलग हैं। न्यूमेरिकल तो फार्मूले से ही लग जाते हैं, लेकिन डेरिवेशंस भी आपको आने चाहिए।